Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 15th lecture on the course Organizational Behavior. So let's have a quick recap on the lecture 14th and then we move on to the 15th lecture and see the contents of that lecture. आपको पता है वी आर डिस्कसिंग कम्युनिकेशन, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं एंड आज हमने इसको वाइंड अप करना है अपने कम्युनिकेशन के टॉपिक को. अभी तक हमने क्या किया कि हमने इसके फंक्शंस देखे हैं कम्युनिकेशन के, उसके बाद हमने कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखा और हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या जो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या उनमें गैप्स होते हैं, ठीक है. और फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो कब यूज़ होते हैं, उसके क्या डाउन साइड्स हैं, उसकी क्या अप साइड्स हैं, और इसी तरह हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स को देखा और फिर हमने ये देखा कि वो हाउ फॉर्मल चैनल्स जो हैं वो कब यूज़ होते हैं, इनफॉर्मल चैनल्स जो हैं वो कब यूज़ होते हैं. प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बहुत एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी जो प्रोसेस है बेसिकली कम्युनिकेशन का, उसी में ये सारी चीज़ें, मतलब एवरीथिंग इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट बेसिकली ना. जो कम्युनिकेशन का जितना भी कंटेंट है वो सारे का सारा उस प्रोसेस में से ही निकल रहा है ना. बिकॉज सेंडर है, रिसीवर है, फिर उनकी इनकोडिंग या डिकोडिंग है, वहाँ पे वो डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, फिर वो नॉइज़ जो है वो, फिर वो जो चैनल है. सो बेसिकली चैनल की सारी डिस्कशन है, इसलिए चैनल की अंडरस्टैंडिंग आपको, नॉइज़ की अंडरस्टैंडिंग कब क्रिएट होता है, कैसे होता है, फीडबैक का, फिर वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें फर्दर हेल्प करेंगी ये बिल्डअप करने में कि कौन सा चॉइस चैनल्स की कैसे होने चाहिए, ठीक है, किस चैनल में कितना नॉइज़ हो सकता है, किस चैनल में कम नॉइज़ हो सकता है, ठीक है. और जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें मतलब हमें हेल्प कर सकती हैं. तो व्हाट वी डू इज़ दैट we discussed this communication process. Then we also had a discussion on the different directions of communication. That is the downward direction, the upward and the lateral direction of communication. And we also gave you the examples of each of those directions of communication. ठीक है. तो downward direction की मैंने आपको explanation दी थी. जैसे कि आई टोल्ड यू कि इट इज़ बेसिकली जब फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं वो उसमें स्पेसिफिकली जब आप पॉलिसीज़ वगैरह कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीजर्स या और दूसरी जो इस तरह की डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब कम्युनिकेशन हो रही होती है उनकी, तो वहाँ पे क्या होता है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यूज़ हो रही होती है, ठीक है. और उसकी हमने डाउन साइड्स भी देखी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की और उसकी हमने अप साइड्स भी देखी, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया कि हमने अपवर्ड कम्युनिकेशन देखी और अपवर्ड कम्युनिकेशन में हमने ये देखा और व्हाट वी ट्राई टू बेसिकली आइडेंटिफाइज दैट कि जब एक लोअर लेवल के ऊपर एम्प्लॉयज़ अपर लेवल के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं तो उस केस में फिर व्हाट हैपन्स इन दैट केस, ठीक है. तो उस केस में जो कम्युनिकेशन होती है जैसे सेटिस्फेक्शन सर्वेज वगैरह होते हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉय की कोई ग्रीवियंसेस हैं फॉर एग्जांपल, वो ग्रीवियंस के लिए इवन एंड अदर कंप्लेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं और एनीथिंग, वो उसके लिए फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है. अपवर्ड कम्युनिकेशन आपको ये बताया कि डिफिकल्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, अक्सर एम्प्लॉयज़ को डिफिकल्टी हो रही होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन में, सुपरवाइजर या मैनेजर इज़ नॉट अवेलेबल, दे आर नॉट गिविंग टाइम एंड सो ऑन. सो उसके लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी आप लोगों को बताएं कि हाउ दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है. लास्टली वी ऑल्सो बेसिकली डिस्कस द लेटरल कम्युनिकेशन को भी हमने डिस्कस किया और लेटरल कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि एक एट द सेम लेवल जब कम्युनिकेशन होती है तो दैट इज़ लेटरल कम्युनिकेशन, यानी कोवर्कर्स या काउंटर पार्ट सब एक ही लेवल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हों तो वो होती है लेटरल कम्युनिकेशन. और उसमें हमने ये भी कहा कि जो है वो जो लेटरल कम्युनिकेशन है वो उसके भी हमने डाउन साइड्स देखी और उसके पॉजिटिव्स देखे और मैंने आपको ये बताया कि कैसे इट हैज़ बेसिकली एडवांटेज. तो उसका ये है कि आपको कैथारसिस भी एम्प्लॉयज़ को मिल जाता है, दे डिस्कस विद ईच अदर. दूसरा ये कि क्विकली भी समटाइम्स जो डिसीजंस हैं, ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, जैसे कोई छोटी मोटी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई इसके सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ रहा है या कोई और छोटी मोटी, सो विच आर बेसिकली काइंड ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर्स, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ एक्सटेंड करते हैं एक दूसरे को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक दूसरे की कर दी, कुछ इशूज सॉल्व कर दी एक दूसरे के लिए.
दे आर ऑल बेसिकली लिटरल कम्युनिकेशन में ही वो आ जाते हैं ना, तो वो हेल्पिंग बिहेवियर्स हैं जैसे, तो आपको पता है कि दे आर एस्टेब्लिश्ड टू हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉयज़ सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी, और परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी इन्हांस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ की भी, इंडिविजुअल की भी, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को भी वो इन्हांस करते हैं जो लिटरल कम्युनिकेशन है। अच्छा, इसकी फिर सर्टन देयर आर अ फ्यू, ठीक है, तो इसलिए लेकिन हमने ये भी देखा कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि फॉर स्मॉलर प्रॉब्लम्स या इस तरह की जो डे टू डे या रूटीन प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई इस तरह के डिसीजन मेकिंग वाले इश्यूज नहीं है, जो क्रिटिकल इश्यूज नहीं है, अगर उनके ऊपर तो आप कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, दैट कैन बी हेल्पफुल, बट समटाइम्स जो एम्प्लॉइज हैं दे ऑल्सो इंगेज कोई डिसीजन मेकिंग वाले इश्यूज में भी वो कर लेते हैं, ठीक है। एंड सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर वो बाईपास करें अपने सुपरवाइजर को या बॉस को, एंड क्रिटिकल कोई डिसीजन या कोई इस तरह की चीजें, इफ दे डू दैट विदाउट द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ द सुपरवाइजर, देन दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, और वो जो है वो हार्मफुल हो सकता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑफ कोर्स दैट कैन बी हार्मफुल अगेन अल्टीमेटली फॉर द इंडिविजुअल एज वेल, अगर वो उसमें एंगेज हो जाए। तो लिटरल कम्युनिकेशन का ये जो एक डाउन साइड है, एंड दैट शुड नॉट बी देयर, और ये एम्प्लॉइज को रिकग्नाइज कराना, उनको ट्रेन करना चाहिए कि उनकी क्या लिमिट्स हैं, ठीक है, किस तरह के डिसीजंस जो हैं वो दे कैन टेक ऑन देयर ओन एंड व्हाट दे कैन नॉट, किस तरह के प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं जिनको फिक्स करने के लिए दे शुड गो टू द सुपरवाइजर, ठीक है। बट अदर देन दैट जो दूसरे रूटीन इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं जिनमें उनको हेल्प मिल सकती है, अगर वहाँ पे वो कर लें एक दूसरे की हेल्प के साथ, तो ऑफ कोर्स दैट कैन इन्हांस, वो एक स्पीड अप हो सकता है communication, जो instead of waiting for the manager for hours and wasting your time, and if you fix that problem on your own with the help of your co-worker, of course that can be beneficial, ठीक है। अब उसमें फिर हमने डिस्कस किया था कि ओरल, रिटन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, और उसमें मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी ओरल, रिटन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। मैंने आपको बताया था कि जी ओरल कम्युनिकेशन जो है उसमें दैट इज़ बेसिकली द फेस टू फेस है, या जो ओरल कम्युनिकेशन है वो है, और रिटन कम्युनिकेशन का मैंने आपको बताया था कि रिटन इज़ द वन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ जो भी लेटर्स या ईमेल्स या मेमोज वगैरह में होती है। फिर हमने इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी किए थे कि रिटन कम्युनिकेशन जो है वो इतनी स्पीडी नहीं होती है, और वो इतनी फीडबैक उसमें इतना जो है एग्रेसिव फीडबैक नहीं मिलता, या इतना स्पॉन्टेनियस फीडबैक नहीं मिलता जैसे ओरल कम्युनिकेशन में बड़ा स्पॉन्टेनियस फीडबैक मिल जाता है, और उसकी स्पीड भी बेहतर होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस नहीं हैं, बट रिटन कम्युनिकेशन के ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस दैट आर नॉट ऑफर्ड बाय द ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो रिटर्न में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेंजिबल आउट चीज सामने आ जाती है, ठीक है, इट इज मोर क्लियर, उसमें एम्बिगुइटी कम होती है, इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड, इट कैन बी रेफर्ड बैक, इट कैन बी सेट एज अ रेफरेंस, एक हो सकता है, जो कि ये सारी चीजें एक ओरल कम्युनिकेशन में नहीं है। यू कैन नॉट रेफर बैक टू एन ओरल कम्युनिकेशन कि आप फलान इस डेट को इस मीटिंग में आपने क्या कहा था, ठीक है, तो देयर कैन बी एक उसका कोई क्रॉस रेफरेंस नहीं है, कोई क्रॉस चेक नहीं है वेदर इट वाज एक्चुअली सेड और नॉट सेड, ठीक है। तो लेकिन एक रिटन कम्युनिकेशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वहां पे एक डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक्यूरेसी उसमें आ जाती है, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको उस तरह से कन्वे हो जाती है, और दैट इज वेल थॉट ऑफ एज वेल ऑफ कोर्स, ठीक है। उसमें अपने आर्गूमेंट्स, अपने पॉइंट्स जो हैं वो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं विच माइट बी वेरी स्पॉन्टेनियस, तो उसमें शायद आप अपने वेल थॉट ऑफ उसको उस तरह से या उसको उस तरह से प्रेजेंट आप ना कर पाएं जिस तरह से आप रिटन कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। लेकिन हमने ये डिस्कस किया था कि रिटन कम्युनिकेशन के सर्टेन डाउनफॉल्स, जैसे मैंने आपको कुछ बताए रिकैप में, तो उनमें से एक हमने ये भी देखा था कि ये भी है कि वहाँ पे जो है वो फीडबैक एक तो स्लो है, और दूसरा ये कि उसमें डी कोडिंग में फ़र्क पड़ सकता है। जब रिटन कम्युनिकेशन जो आपने जैसे आपने इनकोड किया, जो आपने वर्ड्स चूज़ किए, जो रिसीवर है उनको हो सकता है उस तरह से ना परसीव कर रहा हो, और रिसीवर जो है वो ही माइट बी गिविंग टेकिंग अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने आपको इनोटेशंस का बताया कि कैसे इनोटेशंस जो हैं वो डिफरेंट होने से कैसे पूरी की पूरी वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे अब मैं ये कहूँ कि व्हाई डोंट आई टेक यू टू वर्क, इफ़ आई पुट एम्फेसिस, मेरा मकसद ये हो, ये लिखने का
उस ईमेल में कि why don't I take you to work, ठीक है, और आप उसको इस तरह से पढ़ें कि why को आप एम्फेसिस दें कि why don't I take you to work, ठीक है। तो अब क्या है कि ऑफ कोर्स अब सेंटेंस तो वही रहेगा, अब उस सेंटेंस को मैंने लिखा तो मैं उसको हो सकता है इस तरह से परसीव कर रही हूँ कि मैं डोंट के ऊपर एम्फेसिस डाल रही हूँ, और आप उसको हो सकता है इस तरह से परसीव कर रहे हो कि आप वाई पे एम्फेसिस डाल रहे हैं, आपका फोकस वाई पे है। तो ये क्या है कि फिर इस केस में आपका जो है वो एक डिफरेंस आ गया ना, जो एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द इनोटेशंस जो है वो एक डिफरेंस आ गया, और दिस इज हाउ रिटन कम्युनिकेशन जो है वो इतनी रिच नहीं रहती। दूसरा ये कि जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी विच इज़ नॉट रिटन कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स आपके बॉडी जेस्चर्स, मूवमेंट्स वगैरह, ये हमने चीज़ें डिस्कस की, फेशियल एक्सप्रेशन से, फ्राउन से, फ्यूरी से ऑन योर फेस, स्माइल ऑन योर फेस, ऑफ कोर्स ऑल दिस influences the communication. तो अगर if you are passing by for example and if your supervisor gives you a smile, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, you might understand that your supervisor means that you can stop over and have a small chit chat with him or her, ठीक है, तो वो आपको एक पॉजिटिव जेस्चर दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह नॉर्मली हमारी डे टू डे वर्किंग जो है, हमारा स्टाइल जो है, हमारा कल्चर जो है वो भी इसी तरह का ही है कि अगर इफ़ यू आर बिजी तो आप अगले बंदे को अकोमोडेटिंग ज़्यादा होंगे और उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे, ज़्यादा आप उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड देंगे या विद द स्माइलिंग फेस आपको रिस्पॉन्ड देंगे। बट इफ़ यू आर बिजी, ऑक्यूपाइड या नहीं है तो मे बी यू विल ट्राई टू not even have an eye contact with that person, because you will feel that if I have an eye contact with that person then he will come to me and I don't have time and we'll have a chat of 10 minutes or so and they will be gone and I am under pressure already and I don't have that much time. तो ये क्या है, it's all happening with the help of the आपकी जो facial expressions हैं या जो आपकी body gestures हैं, body tones हैं, it's all ये communication हो रही है through all that, ठीक है। तो you are not saying anything verbally बट इट्स ऑल बीइंग हैपनिंग। तो ये क्या है कि फिर अगेन वर्बल जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मैंने आपको बताया कि उसके भी अगेन डाउन साइड्स और अप साइड्स हैं। जैसे उसमें अगेन देयर कैन बी अ कंट्रास्ट आ सकता है आपकी नॉन वर्बल में और वर्बल में, ओरल में, कि मतलब ओरल आप यू आर नॉट इवन रेडी टू से नो टू समवन, लेकिन आप उसको जेस्चर्स इस तरह के नॉन वेलकमिंग दे रहे हैं, बॉडी जेस्चर्स के, आप अगला बंदा खुद ही ना कह दे, यानी वो ही हिमसेल्फ सेज दैट ओके आई विल सी सम, मे बी वी कैन स्केड्यूल द मीटिंग सम टाइम लेटर, ठीक है। तो this is what you want the other person, और आप उसको कि you are not saying even no to that person and you are basically आप उसको जो है वो काम भी हो जाए और अगला बंदा ये समझ भी जाए that you don't want it or you're occupied and so on. तो ये मैंने this is the next basically communication का lecture 15 है। आज हम क्या करने जा रहे हैं कि मैंने आई टोल्ड यू कि जैसे हम इसको फर्दर फॉलो करेंगे इसी लेक्चर को, बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमेनन आज हम देखने जा रहे हैं विच इज़ ग्रेप वाइन। तो वील ट्राई टू सी द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का एंड द ग्रेप वाइन। हम पहले ग्रेप वाइन को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेप वाइन जो है वो ऑफिशियल या फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसमें ग्रेप वाइन का क्या रोल है और हाउ इट वर्क्स, इसके क्या डाउन साइड्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं ग्रेप वाइन के। उसके बाद हम देखेंगे विल ट्राई टू एनालाइज द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो मैंने जैसे आपको बताया कि डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं, ये टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की, उनको हम देखेंगे इसमें। तो उसमें हम एक तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को देखेंगे, डिफरेंट उसके चैनल्स को देखेंगे, उसका हम देखेंगे कि कैसे वो रिचनेस उसकी कैसे है और व्हेन इट शुड बी चोजन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस and what are the disadvantages of electronic communication. Then we'll see that how the channel richness, it underlies the choice of communication channel. ठीक है, तो channel richness जो है वो कैसे communication channel को influence करती है, we are going to see this. चैनल रिचनेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसको बेसिकली चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल के साथ लिंक अप करने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमें बड़े बेनिफिशियल आउटकम्स मिलेंगे हमारी लर्निंग में, कि हम ये देखेंगे कि कब जो चैनल रिचनेस जो है वो विच चैनल शुड बी यूज्ड when you have to communicate what kind of decisions, तो आपने वो चॉइस कैसे करनी है और कितनी चैनल रिचनेस की रिक्वायरमेंट है फॉर कम्युनिकेटिंग
फॉर मेकिंग व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, तो किस तरह का चैनल होना चाहिए, ठीक है. देन वील ऑल्सो आइडेंटिफाई द कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो ये अब हम उसके अलावा करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उसके बाद वील ट्राई टू शो हाउ टू ओवरकम पोटेंशियल बैरियर्स इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन. ठीक है. तो बेसिकली ये इसमें क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स. हमने आपको जैसे पहले बताया कि हमने क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को इसमें थोड़ा सा देखना है, दैट हाउ कल्चर जो है वो कैसे मॉडरेट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय आउटकम्स, ठीक है, या इफेक्टिवनेस, या कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को और कम्युनिकेशन चैनल्स को या टोन ऑफ या चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन को, हाउ डज द culture influence that. So we are going to see that as well in this lecture. अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं grapevine. So the concept of grapevine. I'm not sure if your people are already familiar with this concept या ये आपके लिए नया है, लेकिन ये है कि आपको एक बेसिक सी इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दूंगी, और इतनी दूंगी जो कि सफिशेंट ऑफ कोर्स हो, इस आपके लेवल के अकॉर्डिंग भी हो, और जो है वो इस टॉपिक विद इन दिस टॉपिक एक उसकी सफिशेंट डेप्थ हो, ऑफ कोर्स एज पर द लेवल ऑफ दिस कोर्स. ग्रेपवाइन जो है ये बेसिकली माइट बी अ न्यू टॉपिक फॉर many of you, but it's a very important phenomenon in the organizations. Organizations में ग्रेपवाइन जो है वो बड़ा फेमिलियर और बड़ा कॉमन टॉपिक है, और कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज इट रिलेट्स टू द र्यूमर्स दैट स्प्रेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो र्यूमर्स जो हैं वो तो हमारी जो जनरल जो ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ हो, या हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ हो, विद इन द अपने पर्सनल जो फ्रेम्स हैं, विद इन दोज अपने पर्सनल रेफरेंसेस के बीच में, या पर्सनल जो इश्यूज हैं उनमें हमारी को पॉलिटिकल इश्यूज हों, या पॉलिटिकल लाइफ्स हों, या फैमिली पॉलिटिक्स जिनको हम बोल सकते हैं वो हों, या कोई भी इशू हो, कोई ऑफिशियल मैटर और एनी मैटर, आपको पता है कि या कंट्री की इवन पॉलिटिक्स में आप देख लें आप, ठीक है, मतलब कंट्री लेवल के ऊपर आप देख लें, नॉट ओनली एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल टू द ग्रुप लेवल टू द ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड टू द कंट्री लेवल, आप किसी भी लेवल पे देख लें तो र्यूमर्स डू स्प्रेड. ठीक है. तो र्यूमर्स तो स्प्रेड होते हैं. अब जो र्यूमर्स हैं ये व्हाई डू दे स्प्रेड? That's a question. Have you ever thought of that why the rumors spread? आपने कभी सोचा है कि rumors कब spread करते हैं और क्यों करते हैं? ठीक है. आप फॉर एग्जाम्पल एक बिल्कुल सिंपल सी आप एक चीज ले लें कि आज ऑफिस के कैफेटेरिया में, जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, ठीक है, टू मेक द पॉइंट, आगे पॉइंट को बिल्ड करने के लिए आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि आप अगर ये कहें कि आज ऑफिस कैफेटेरिया में जो भी आज का मेन्यू था ऑफिस कैफेटेरिया में, ठीक है, फॉर एग्जांपल टुडे वाज बारबेक्यू इन द ऑफिस कैफेटेरिया. अब कैन इट बिकम अ र्यूमर? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द चांसेस? क्या ये र्यूमर बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन में? ठीक है. या मतलब एम्प्लॉइज जो हैं वो कोई एक दूसरे को बता रहा है, दूसरा तीसरे को बता रहा है, और इज देयर एनी पॉइंट इन मेकिंग दिस अ र्यूमर और इन इट बिकमिंग अ र्यूमर? नो, आई डोंट थिंक सो. इट नेवर हैपन्स. ठीक है. ऐसा नहीं होता. मतलब यहाँ इवन अगर आप इसी को ट्रांसलेट कर लें अपने घर में, ठीक है, तो दिस पॉइंट बिकमिंग अ र्यूमर कि आपके घर में आज ये पका था, तो ये आपके रिलेटिव्स में या इधर उधर कहीं कोई र्यूमर बना हो, कोई फैमिली पॉलिटिक्स इसकी बनी हो, ठीक है ना. तो ये वाई इज दैट? ठीक है. बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. ये कोई इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है. इट्स अ सिंपल रूटीन लाइक एक मैटर है, रूटीन लाइक चीज है, कोई आउटस्टैंडिंग इशू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल इशू नहीं है. तो लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड ये न्यूज आपको, अगर ऑन द अदर हैंड इफ आपका जो मैनेजर है या आपका बॉस है, ठीक है, इफ ही इज रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब, ठीक है, एंड ही इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब, कैन इट बिकम अ र्यूमर?
So what is your opinion on this? Okay, of course, yes, it can become a rumor. So it will be, and it is likely to become a rumor. The chances are very high that it is likely to become a rumor that your manager or your boss is resigning. He has not informed you. तो rumor एक चीज कब होती है जब वो किसी ने इन्फॉर्म आपको पर्सनली नहीं किया, ठीक है, आपको कोई फॉर्मली कोई इंटीमेट या इन्फॉर्म नहीं किया गया, बट दैट उस चीज में बट दैट थिंग एग्जिस्ट, ठीक है. अब वो कुछ हद तक ठीक भी उसमें हो सकती है, वो तो ऑफ कोर्स एक आगे पूरा जो चैनल आ गया ना, कम्युनिकेशन का चैनल आ गया, ठीक है. तो अब अगर आपका बॉस है वो वाकई इंटेंड कर रहा है, ही वांट्स टू रिजाइन, ही इज लुकिंग फॉर जॉब अल्टरनेटिव्स, ठीक है, अगर वो बात जो है वो लीक हो गई, ही सेज इट टू, उसने अपने काउंटर पार्ट के साथ या अपने कोवर्कर के साथ या अपने ऑफिशियल कोलीग के साथ या फ्रेंड के साथ उसने डिस्कस किया, ठीक है, और उसने वो जो बात है उसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया वन वे टू और द अदर, ठीक है. वो उसको एग्जैक्टली बेशक ना भी करे या उसको किसी तरीके से या उसको एग्जैक्टली भी अगर वो कर दे, तो वही चीज होती है फिर ऑर्गेनाइजेशंस में जो एक आपकी पर्सनल या सोशल या होम लाइफ में होती है, जैसे वो टेलीफोन वाली एग्जांपल, ठीक है, दैट द सेम फिनोमिनन हैपेंस, ठीक है. तो वो चीज जो है वो आहिस्ते आहिस्ते स्प्रेड करना शुरू कर देती है. अब वो डिस्टॉर्ट भी हो जाती है जब वो फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन मूव करती है, वो डिस्टॉर्ट भी हो जाती है. सो अल्टीमेटली कुछ एम्प्लॉयज के पास वो न्यूज़ जो है वो शायद वो र्यूमर जो है वो इस तरह से पहुंचे कि वो इट माइट रीच दैट ही हैज रिजाइंड, फॉर सम इट माइट रीच दैट ही हैज लुक्ड फॉर अ जॉब, some might reach that he has searched for a job and he will be moving on this date and he will move soon, he was winding up, his body gestures show. इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो क्या आएंगी, वो फिर सारी आपके जो एडिशनल जो एनालिसिस होगा वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा और वो जो एक र्यूमर जो है वो अपनी एक शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक है, और वो इट विल बी स्प्रेड आउट. अब ये सिचुएशन जो है ये इस तरह से, अब वाई मैंने जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ क्यों होगी, ये ऑफ कोर्स इस सूरत में होती है या होगी जब आपने एक बेसिकली डॉक्यूमेंट जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, ठीक है, या जब जो ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट थी या आपके जो कोवर्कर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट थी बिकॉज ही वाज योर बॉस, ही इज योर सुपरवाइजर, और वो डायरेक्टली आपको शायद अफेक्ट कर रहा होगा. आपके कोई मे बी आपके कोई प्रोजेक्ट्स म्यूचुअल हो सकते हैं, आपके और रिलेशनशिप्स उसके साथ इस तरह के डेवलप हो चुके हों, वॉट एवर नंबर ऑफ रीजंस ऑफ कोर्स हो सकती हैं उसकी, वो आपको दैट इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू, ठीक है. एंड दैट इज वाई, सो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ के लिए वो र्यूमर्स वो चीज़ें बनती हैं जब वो इंपॉर्टेंट हों फॉर वन कॉर्नर ऑफ एम्प्लॉई और फॉर द अदर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ और फॉर, तो वहाँ पर वो चीज़ें जो है वो फिर जब वो इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल जो इशूज़ होते हैं स्पेसिफिकली उन चीज़ों के ऊपर जो है वो चीज़ें जो है वो र्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं. अच्छा, इसमें जो है वो अब ग्रेप वाइन जो है वो क्या है, इट इज बेसिकली दीज र्यूमर्स, ऑर्गेनाइजेशनल जो र्यूमर्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेप वाइन. ऑफ कोर्स इट्स नॉट द, एक तो इनफॉर्मल है, ऑफ कोर्स फॉर्मल तो नहीं है, बिकॉज फॉर्मल तो वही कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ एक फॉर्मली कर रही है, ठीक है, थ्रू मेमोज या लेटर्स या पॉलिसीज और वट एवर, जिस भी तरीके से वो आपको कम्युनिकेट कर रही है वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है. ये तो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, राइट, इट इज इनफॉर्मल इन नेचर बिकॉज ये इस तरह से स्प्रेड हो रही है फ्रॉम वन टू अदर पर्सन टू अदर, तो स्पेकुलेशंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है, और उसमें हो सकता है स्पेकुलेशंस ना भी इंक्लूड हो, वो वाकई ट्रू न्यूज़ हो, ठीक है, बट unless and until it will be called a rumor unless and until it is official, उसकी नेचर ना हो जाए या वो ऑफिशियली या फॉर्मली इन्फॉर्म ना हो या फॉर्मली नोटिफाई ना हो, उस वक्त तक दैट विल बी कॉल्ड अ rumor. अच्छा, अब उसके बाद जो है वो ये है कि it is perceived by most employees as being more believable and reliable than formal communications, ठीक है. तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में नॉर्मली दिस इज व्हाट हैपेंस कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो जितनी भी ऑफिशियल या फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उससे इसको ज़्यादा बेसिकली बिलीवेबल और रिलायबल समझा जाता है, बिकॉज अक्सर जो है ना वो इस तरह की चीज़ों में दम होता है, जैसे कहते हैं ना कि दम होता है अभी नहीं बात निकली, तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ जो है जनरल परसेप्शन यही होती है ऑर्गेनाइजेशंस में कि व्हेन एवर देयर इज समथिंग लाइक दैट, व्हेन एवर समथिंग लाइक दैट इज हर्ड, इट मीन्स दैट समथिंग इज कुकिंग, ठीक है, इट मीन्स दैट समथिंग इज कुकिंग एंड दैट मस्ट बी ट्रू. तो वो अगर फॉर नाउ ऑर्गेनाइजेशन ना भी बताइए, ना भी अनाउंस करे, तो एम्प्लॉयज स्टिल बिलीव दैट देयर इज समथिंग कुकिंग, कुछ ना कुछ चल रहा है और हो जाएगा, न्यूज़ आ जाएगी, पता चल जाएगा, ठीक है. तो ये बेसिकली इसके ऊपर इतना ज़्यादा ग्रेप वाइन के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशनल र्यूमर्स जो हैं
ان کے اوپر اتنا زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے. سو دے آر بیسیکلی largely used to serve the self interests of those who use it. ٹھیک ہے, تو اس میں تو ایک چیز تو اس میں یہ ہو گئی کہ بیسیکلی سم ٹائمز آپ کے جو سیلف انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں یا امپلائیز کے یا مینیجرس کے, وہ سم ٹائمز وہ دے جسٹ سے سم تھنگ, وہ اسپریڈ کر دیتے ہیں وہ آرگنائزیشن میں, وہ بیکاز آف وہ اس کے پولیٹیکل موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں ٹو بیہائنڈ اسپریڈنگ دا ریومرز. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سیلف انٹرسٹ ہوں یا پولیٹیکل موٹیوز ہوں کہ آپ ایک ریومر اسپریڈ کر دیں. فار ایگزامپل کسی مینیجر کے بارے میں یہ اسپریڈ کر دیا دیٹ ہی از ریزائننگ, تو وہ کیا ہوگا کہ اس کے اوپر اگر وہ ایکچولی ایسا نہیں ہے تو اس کا ایک ڈفرینٹ اس کے اوپر امیج آئے گا. ٹھیک ہے, دیٹ ول افیکٹ ہم. تو اس طرح کے جو سیلف انٹرسٹ ہیں وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد 75% امپلائیز دے لسن اباؤٹ دا نیوز فرسٹ تھرو ریومرز آن گریپ وائن. So this has been there was a study جس کے یہ ریزلٹس تھے. یہ ایک ریسرچ کی گئی, ایک اسٹڈی کی گئی, اور اس میں یہ پتا چلا کہ 75% آف دا امپلائیز جو ہیں وہ دے لسن اباؤٹ دا نیوز فرسٹ تھرو ریومرز آن گریپ وائن, کہ وہ جو گریپ وائن ہے اس کے اوپر جو ریومرز ہیں اس کو وہ زیادہ سب سے پہلے وہ یہ سنتے ہیں. they hear the rumors first and then you can say that you are before listening to the actual news. تو اس کا یہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کتنی پرسنٹیج ہے. تو that is why the huge number of employees جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں اور ریلائی کرتے ہیں ریومرز والی انفارمیشن کے اوپر زیادہ, بیکاز ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ریومرز کے تھرو انفارمیشن آ رہی ہے that there is something in that and that is there, اور وہ ان کو پاس اسٹیٹسٹک بھی آف کورس یہ پروف کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ 75% از اے ویری ویری بگ نمبر. اٹ مینس دیٹ جو ہیں وہ 2/3 امپلائیز جو ہیں وہ اتنی ان کی ریشو بن جاتی ہے. Then you see that about an executive resign, 81% knew, about 11% shared with others. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بیسیکلی آپ کی جو بک ہے اس میں ایک ایگزامپل دی گئی ہے, ایک ریسرچ دی گئی تھی جس کا بیسیکلی ڈیٹا یا ریزلٹس اس ریسرچ کے اس میں رپورٹ کیے گئے ہیں اباؤٹ دا گریپ وائن. اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا انٹرسٹنگلی کہ جب ایک ایگزیکٹو نے کسی آرگنائزیشن میں ریزائن کیا تو اس کے بارے میں 81% آف دا پیپل اور یا مینیجرز یا جو اس کے لیول کے لوگ تھے, اس کے کاؤنٹر پارٹس تھے اور ہز کو ورکرز اور واٹ ایور ہز لیول, they basically they knew about this rumor, about this news کہ he's about the resignation of this executive. ٹھیک ہے, لیکن only 11% they shared with others. So not all were involved in the sharing of this information. ٹھیک ہے, اور یہ 11% بھی وہ تھے جنہوں نے 4 یا اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی you see that not a lot of people are involved. مطلب 81% of them did not share it with anybody, so they still held the information with them, but the rest of the 11%, that is why it becomes the things become the rumors. تو اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ it can be positive for the organization. Managers know what is important for the employees. ٹھیک ہے, تو پازیٹیو کیوں ہو سکتی ہے آرگنائزیشن کے لیے؟ کین یو تھنک اپ آف اینی آرگومنٹس یا ریزنس, یا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایک ریومرز جب آرگنائزیشن میں اسپریڈ کرتے ہیں تو وہ ہیلپ فل بھی ہو سکتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے, پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں؟ یس دے کین بی, بیکاز جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ٹریویل میٹرز ہوتے ہیں یا جو ان امپورٹنٹ یا اسمال میٹرز ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو میٹرز ہوتے ہیں کچھ وچ آر ناٹ ریئلی امپورٹنٹ, تو ان کے اوپر کبھی بھی ایک جو ہے نا وہ ریومر نہیں بنتا یا گریپ وائن میں نہیں آتے وہ. ٹھیک ہے, تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں امپلائیز کے لیے وہی انہی کے ہی ریومرز بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے مینیجرس کو یہ پتا چلتا ہے کہ وچ تھنگز اینڈ ہاؤ ڈو دا امپلائیز فیل, ہاؤ دے پرسیو, واٹ از دا ورک انوائرمنٹ لائک. ٹھیک ہے, اور وہ کن چیزوں کے بارے میں, کن ایشوز کے بارے میں وہ زیادہ سینسٹیو ہیں, واٹ آر دا ٹاپکس دیٹ آر آف انٹرسٹ ٹو دیم. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پتہ چلتی ہیں مینیجرس کو. ٹھیک ہے, کہ امپلائیز کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, کیا کریٹیکل ہے, کس پہ ان کا کس طرح کا سٹانس ہوگا, کیا ان کے ریئیکشنز ہوں گے کس طرح کی چیزوں کے اوپر. سو آل دس انفارمیشن کمز ٹو دا مینیجرز تھرو دس گریپ وائن. Results from desire for information about important situations, ambiguous conditions or conditions that cause anxiety. تو بیسیکلی یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا
کہ جو گریپ وائن ہے، ایک تو ہم نے اس کو آلریڈی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ ایک تو انفارمیشن وغیرہ جو ہے وہ امپورٹنٹ سچویشنز جو ہیں ان کو جب آپ نے ایڈریس کرنا ہو یا ان سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہوں، ایشوز ہوں یا ڈیسیجنز ہوں، تو اس کے اوپر وہاں پہ ارائز ہوتی ہے گریپ وائن، ناٹ آن ایوری ایشو. دوسرا یہ کہ ایمبیگوس کنڈیشنز ہوں، جہاں پہ چیزیں ایمبیگوس ہوں، سم تھنگ از فشی، یو آر پرسیونگ، یو آر فیلنگ دیٹ سم تھنگ از فشی، سم تھنگ از گوئنگ آن ود ان دا آرگنائزیشن. آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے ہائر اپ میں یا ٹاپ مینجمنٹ میں کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل مینجمنٹ، جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، آپ کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ ٹاپ مینجمنٹ از پلاننگ دا ریسٹرکچرنگ، وہ پلان کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اور اس طرح کی چیزیں جب آپ کو فیل ہو رہی ہوں، ریسٹرکچرنگ ہو گئی، لے آفس ہو گئے، ٹاپ جو ایگزیکٹوز ہیں اگر وہ ریزائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر میں کچھ چینج ہو رہا ہے، کوئی نیا آ رہا ہے بندہ، آرگنائزیشن کو میسو اسکیل کی ہائرنگز کر رہی ہے، کنسالیڈیشن کر رہی ہے، ریسٹرکچرنگ کر رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دے آر آل بیسیکلی ویری امپورٹنٹ، ویری کریٹیکل تھنگس فار دا آرگنائزیشن، بڑی اسٹریٹجک نیچر کی ہیں، بڑے اسٹریٹجک ان کے آؤٹ کمز ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیک ہولڈرز کا پرسپیکٹو، شیئر ہولڈرز کا پرسپیکٹو اینڈ سو آن. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی کریٹیکل امپورٹنس کی ہیں اور کریٹیکل ان کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے آرگنائزیشن میں اور امپلائیز کے لیے بڑی کریٹیکل ہیں. مطلب جیسے لے آفس اگر ایک آرگنائزیشن کرنے کا سوچ رہی ہے اور اس کے اوپر اگر ایک دیکھیں نا، اٹس اے ویری کریٹیکل ڈیسیجن فار دا امپلائیز، the layoff decision by the organization. تو it makes every employee all together all of a sudden very scary، اور اس کو بڑا you know job security کا اس کو insecurity ہو جائے گی as a result of this news that whether he is going to be staying there or not. تو یا ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں یا جو آپ کے وہ اس طرح کی جتنے بھی میں نے آپ کو ایگزامپلس گنوائی، یہ سارے بڑے کریٹیکل نیچر کے ڈیسیجنس ہیں. تو یہ ساری اگر اس طرح کی کوئی نیوز ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں اگر مینجمنٹ کر رہی ہو تو دے آلریڈی کریٹ کوئی ایمبیگوس سگنلز آلریڈی آنا شروع ہو جاتے ہیں آرگنائزیشن کی طرف سے اور ایمبیگوس کنڈیشنز کریٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جو چیزیں جیسے پہلے اسموتھلی ہیں، جس فلو میں یا جس ڈائریکشن میں جیسے کام کر رہی ہوتی ہیں، اگر کوئی اس طرح کی کریٹیکل چیزیں یا ایونٹس آنے ہوں، فورتھ کمنگ ہوں یا کوئی ڈیسیجنز مینجمنٹ میں لینے ہوں، تو وہ the environment and the culture and the organization کا جو already ہوتا ہے نا environment، وہ آپ کو دے دیتا ہے. It gives you the cues that something is going on. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کے ambiguous conditions جو ہیں they give rise to grapevine. And then conditions that cause anxiety, of course they also cause the grapevine. So anxiety basically, in other words، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے لیے important ہیں basically they are causing the یا جو آپ کو which make you anxious, they are basically causing the grapevine. تو دیکھیں یہاں پہ یہ تین چیزیں ہم نے دیکھی کہ اس میں ریلائبلٹی کا ایلیمنٹ ہم نے دیکھا، کنٹرول ہم نے دیکھا کہ مینجمنٹ کا یا اس کا کوئی اس میں اتنا کنٹرول، ہم ابھی آگے فردر بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا مینیجرز جو ہیں وہ کس حد تک اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اور دوسرا اس میں ایلیمنٹ امپورٹنٹ سیلف انٹرسٹ کا ہے کہ آف کورس جہاں پہ سیلف انٹرسٹ وغیرہ زیادہ ہوں وہاں پر بھی جو گریپ وائن ہے اس کا وہ زیادہ اس کے چانسز ہوں گے. جب آپ اپنے سیلف انٹرسٹ پرسیو کر رہے ہوں تو وہاں پہ زیادہ چانسز ہیں ریومرز اسپریڈ کرنے کے، وین یو ہیو انٹرسٹ related to that. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ what are the different suggestions for reducing the negative consequences of the grapevine or of the rumors. What can the organization do? کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے گریپ وائن جو ہے اس کے پازیٹیوز بھی ہیں اور اس کے نیگیٹیوز بھی ہیں، ٹھیک ہے. اب جو ان ریومرز کو up to a certain level تو they are okay within the organization، ٹھیک ہے. why؟ because وہ آپ کو فیوریبل مینیجرز کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو انفارمیشن فیوریبل پرووائڈ کر رہے ہیں امپلائیز کے بارے میں، ان کی جو پروسیسنگ ہے وہ کیسے انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں، کیسے کن چیزوں کو وہ لیتے ہیں، کیا ان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں. تو اس طرح کے جب آپ ریومرز چھوڑتے ہیں تو وہ پازیٹیو ایک دیتے ہیں. تو سم ٹائمز آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس طرح کے ریومرز جو ہیں وہ جان کے بھی چھوڑے جا سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو سیلف انٹرسٹ کا بتایا نا کہ ان آرڈر ٹو ریئیکشنز گین کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے، کیسے لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اگر یہ اس طرح سے ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے بینیفٹس ہیں، لیکن اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اگر وہ ریومرز یا گریپ وائن بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ کیا ہے، وہ مینیجیبل نہیں رہیں گے مینجمنٹ کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے. they may not be even good for the repute of the management and of the organization. therefore ان کو جو ہے they must be seen.
ठीक है, और उनको इस तरह से यह है कि उनके मैनेजमेंट को दे शुड आल्सो फॉलो सम वेज सो दैट दे रिमेन विद इन द लिमिट एंड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो उनके अवॉइड हो सके। उसमें एक चीज़ तो ये कि आप टाइम टेबल्स अनाउंस करें फॉर मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है। तो टाइम टेबल्स आप अनाउंस करें, उससे क्या होगा कि जो एम्बिग्विटी है या एम्बिगुअस कंडीशंस जो है वो कुछ कम होंगी, ठीक है। एम्प्लॉइज को ये पता होगा कि ओके बाय दिस डेट विल नो दिस, बाय दिस डेट विल बी नोइंग दिस, क्लैरिटी आ जाएगी ना उनके सामने कि कोई भी चीज़ एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन उसके बारे में उनको क्लियरली उनके पास एक टाइम टेबल कम्युनिकेटेड होगा दैट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, या इसका ब्रेक डाउन ये है। उसके बाद एक्सप्लेन डिसीजंस एंड बिहेवियर्स दैट मे अपीयर इनकंसिस्टेंट और सीक्रेटिव। तो जो चीज़ें एम्बिग्विटी क्रिएट कर रही हैं या जो एम्बिगुअस क्यूज जैसे मैंने आपको बताया कि समटाइम्स मिल रहे होते हैं एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन से कि समथिंग इज गोइंग ऑन, तो उसके बारे में आप उनको ये बताएं। आप जो अगर आपने कोई डिसीजंस किए हैं तो आप वो बताएं, ठीक है। और अगर आपको ये फिर ये लगता है कि जो एम्प्लॉइज के बारे में या जो जनरल परसेप्शंस हैं या जो र्यूमर कॉज हुआ है दैट इज दिस, और आपने ये डिसीजन लिया, अगर आपको ये लगता है कि देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन दोज टू व्हिच कैन हैपन एक्चुअली, ठीक है, और या आपको ये लगता है कि एम्प्लॉइज ये परसीव कर रहे हैं कि देयर इज स्टिल सम सीक्रेसी और सीक्रेटिव एलिमेंट है इसमें कोई, तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन है तो दैट नीड्स टू बी इरेडिकेटेड, ठीक है। और आपको उसको कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए एम्प्लॉइज को कि वो क्या डिसीजन उन्होंने किया, कैसे किया, क्यों किया, ठीक है। और अगर उसके साथ उनको दैट इफ समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन और इज स्प्रेडिंग देन दैट्स नॉट द केस, तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन एम्प्लॉइज को देनी चाहिए सो दैट दे आर क्लियर। Then emphasize the downside as well as the upside of current decisions and future plans. Of course, you need to explain to the employees both the positives and the negatives. जो भी इशू है या जो भी सिचुएशन है या जो भी आपने डिसीजन किया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बारे में एम्प्लॉइज़ को आपको कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए उस डाउन साइड की। उसकी डाउन साइड भी हो सकते हैं और अप साइड भी हो सकते हैं उस डिसीजंस के। ऑफ कोर्स हमेशा हर डिसीजन के साथ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि हम जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम यही ट्राई करते हैं, एफर्ट करते हैं कि हम मैक्सिमम्स को जो पॉजिटिव्स हैं उनको मैक्सिमाइज करें और नेगेटिव्स को मिनिमाइज करें, उसके डाउन साइड को कम से कम करें। बट देर ऑलवेज देयर, एंड इफ दैट इज द केस दैट देयर आर सम डाउन साइड्स टू एनीथिंग, तो वो भी उनको एक्सप्लेन करनी चाहिए, फ्यूचर प्लान्स एक्सप्लेन करने चाहिए एंड ओपनली डिस्कस वर्स्ट केस possibilities. They should be discussed in detail, and it is almost never as anxiety provoking as the unspoken fantasy, ठीक है। तो जो भी worst case possibilities हैं जितना ज़्यादा वो प्रोवोक करती हैं एंग्जाइटी को और अनस्पोकन फैंटेसी को, उतना ज़्यादा आपका जो है वो अगर आप उनको ओपनली डिस्कस कर लेंगे और बता देंगे तो उतनी ज़्यादा फिर वो एंग्जाइटी जो है वो प्रोवोक नहीं होगी जितनी ना बताने से होती है, ठीक है। तो अगर आप उनको एक्सप्लेन करें, आइडेंटिफाई करें, क्लैरिफाई करें, ऑप्शंस बताएं, ऑल्टरनेटिव्स बताएं, चॉइसेस बताएं, अपनी फ्यूचर एक्शंस और प्लान्स बताएं एज पर दैट, तो देन होपफुली दैट जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होंगी और एम्प्लॉइज जो हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिवली बिहेव करेंगे और ह्यूमर्स जो हैं वो दे विल बी कर्व डाउन उतनी ज़्यादा। अच्छा, कंप्यूटर एडेड कम्युनिकेशन के ऊपर अब हम बात करते हैं, ठीक है। पहले तो हमने दिखा रिटन की, ओरल की एंड एक्सेट्रा, और हमने नॉन वर्बल की जो इंटरपर्सनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखी। तो कंप्यूटर एडेड ऑफ कोर्स देयर आर अ नंबर ऑफ, काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं कंप्यूटर एडेड कम्युनिकेशन की। और अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें भी इसी तरह ही है कि पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। तो लेट्स डिस्कस ऑल वन बाय वन जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं कंप्यूटर एडेड कम्युनिकेशन की, उनको हम एक बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ईमेल आ गई। ईमेल ऑफ कोर्स इट हैज सर्टेन एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस इसके जैसे मैंने आपको रिटन कम्युनिकेशन में बताया, तो जितनी भी ये जितने भी बेसिकली ईमेल भी तो एक रिटन कम्युनिकेशन ही है ना, तो ऑफ कोर्स इसके सारे वो वाले एडवांटेजेस होंगे जो रिटन कम्युनिकेशन के हैं और इसके वो डिसएडवांटेजेस भी होंगे जो रिटन कम्युनिकेशन के हैं, ठीक है। लेकिन इन एडिशन टू दोज, ईमेल के एज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन देयर आर certain more advantages that it has to offer compared to some other जो कंप्यूटर एडेड चैनल है जो कि रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का हो, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो इनको आप बेसिकली जो है वो
इंटीग्रेट करने की कोशिश करें और फ़र्क और वो समझें कि यहाँ पे ये क्यों अब हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं, सेपरेटली इनकी क्यों बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस जो है ना वो इसमें, जैसे हमने रिटर्न की तो एक तो ये हो गया कि इट इज़ क्विकली रिटर्न, इट इज़ सेंट एंड स्टोर्ड। ऑफ कोर्स जब जैसे ही आप ईमेल भेजते हैं वो सेंड हो गई और वो स्टोर भी हो गई। तो जैसे एक डिफरेंस क्या है ईमेल का, क्योंकि कंप्यूटर ने देखें अब इट हैज़ टेकन द प्लेस ना, पहले जो डॉक्यूमेंटेशन थी आपकी जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन थी बेसिकली, तो ईमेल ने उसको रिप्लेस किया हुआ है। तो पेपर डॉक्यूमेंट इज अगेन ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन अब इंक्रीजिंगली क्या है कि जैसे जैसे कंप्यूटर बढ़ रहा है उसका स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर इस तरह के निकल आए हैं और ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने जो प्रोसीजर्स हैं उनको इस तरह से ले डाउन कर लिया है कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उससे रिप्लेस कर लिया है आईटी टेक्नोलॉजी ने मैनुअल सिस्टम्स को, या मैनुअल जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स था, वर्किंग था, उसको रिप्लेस कर लिया है। तो पहले क्या होता था, पहले तो पेपर फॉर्म में होती थी, डॉक्यूमेंटेशन सारी पेपर में होती थी, जो कम्युनिकेशन अब ईमेल में हो जाती है वो, या जैसे नोटिफिकेशन है या ऑफिस मेमो एक्सेट्रा, सारी चीज़ें जो है अब क्या है, अब थ्रू ईमेल सबके पास आ जाती हैं। इट कम इन एवरीबडीज इनबॉक्स, जो भी इंफॉर्मेशन है एनीथिंग आपके इनबॉक्स में वो आ जाती है, इंस्टेड ऑफ कमिंग इट टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ हार्ड कॉपी। ठीक है, और आप ये देखें कि अगर एक ऑफिस मेमो है तो वो जो है वो अब व्हाट्स हैपनिंग इज दैट कि वो पहले यू राइट इट मैनुअली एंड देन यू सेंड इट टू लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, तो 10, 15 या 20 या जितने भी एम्प्लॉइज थे आपने हर एक को, तो इसका मतलब है 20 पेपर लगेंगे। अब क्या हुआ, आपने उनको ईमेल कर दी है। अब वो ईमेल जो है वो विद वन क्लिक आपने 20 लोगों को अगर भेजनी थी ना, आपने इन जस्ट 1 सेकेंड इट इज सेंट टू द ईमेल बॉक्सेस ऑफ 150 या 200 पीपल। और उससे क्या हुआ, एक तो आपके 15 या 20 या 200 जितने भी हैं, एक तो आपके वो पेपर बचे, मिनिमाइज हुई आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट। दूसरी चीज इसमें क्या हुई कि आपका जो है वो सेव भी हो गई आपके पास, इट ऑटोमेटिकली कम्स टू योर सेंट आइटम्स एंड इट इज सेव्ड विद यू एज वेल। ठीक है, तो वो सर्वर में भी स्टोर हो गई, आपके पास भी सेव हो गई। ठीक है, और इसलिए एक तो क्विकली ये सेंड हो गई। तो वो जो इन कंट्रास्ट टू वो जो दूसरे थे आपके जो मैनुअल डॉक्यूमेंट थे, या मैनुअली जब आप काम ऑर्गेनाइजेशंस में काम होता था तो उस वक्त तो वो हार्ड फॉर्म में होती थी, हार्ड कॉपी में वो जो चीज़ें होती थी वो आपने फिर बाय पोस्ट उनको भेजनी है, या क्या उनका मोड ऑफ डिलीवरी होगा, तो आज आप भेजेंगे कल मिलेगी, उससे अगले दिन मिलेगी, ये चीजें थी ना। अब यहाँ पर तो वो यहाँ पे कितनी क्विक है सर्विस, कितनी क्विक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 10 ऑफिसेज हैं, 10 ब्रांचेस हैं डिफरेंट सिटीज में, तो विद इन 1 सेकेंड जो ईमेल आप टाइप करेंगे, कोई जहां पे भी बैठा हुआ है, irrespective of the geographical location of that person, he or she will get that email within 1 second. That will reach his mailbox. लेकिन अगर ये कंप्यूटर एडेड सिस्टम ना होता, बैक्ड बाय द इंटरनेट, ऑफ कोर्स इट इज बैक्ड बाय इंटरनेट, और अगर ये इंटरनेट से बैक्ड अप ना हो, ठीक है, तो फिर क्या है कि आपके पास क्या ऑप्शन है, पोस्टल की ऑप्शन है, और आपको पता है कि उसमें कितनी उसकी वो दैट इज नॉट अ रिच चैनल इन अ वे दैट उसकी इतनी स्पीड नहीं है जितनी इसकी है। ठीक है, और फिर लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंटिंग की कॉस्ट भी आपको आ गई, पोस्टल की कॉस्ट भी आएगी, सर्विस भी इतनी क्विक नहीं होगी, डिलेड होगी, मतलब 2 days लग सकते हैं, 1 or 2 days डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस और लोकेशन एंड एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स एडवांटेजेस तो ईमेल क्या आ गया, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला क्या है, 50% चांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग मिस इंटरप्रेटेड। ठीक है, दिस इज व्हाट द रिसर्च शोज कि जो ईमेल में आप लिखते हैं, वॉट एवर द कंटेंट ऑफ दैट ईमेल, जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, जो रिसीवर को उसको 50% मिलता है ऑफ दैट मैसेज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 50% उसमें चांसेस ये हैं कि डिस्टॉर्शन होगी, या उसकी क्लैरिटी मैसेज की 50% होगी, या 50% आप उसमें से सिर्फ जो सेंडर आपको मैसेज देना चाह रहा है उसका सिर्फ 50% आपको मिले। तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है ईमेल की। ठीक है, और ज्यादा चांसेस ये 50% चांसेस हैं कि वो मिस इंटरप्रेट होगा। ठीक है, और इट्स नॉट कि वो मिस इंटरप्रेट ही हो, बट ऑफ कोर्स एक प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जो रिसीवर है उसकी बड़ी चीज़ों पे डिपेंड कर जाता है ना, रिसीवर किस फ्रेम ऑफ माइंड में है उस पर डिपेंड कर जाएगा, जो रिसीवर की परसेप्शंस है उस पर डिपेंड कर जाएगा, हाउ यू कैन से दैट योर मूड के ऊपर उसके डिपेंड कर सकता है, उसकी इस तरह की चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि वो उसको कैसे इंटरप्रेट करे।
آف کورس کمیونیکیٹنگ نیگیٹو میسیجز جو ہیں یو شوڈ ٹیک کوشن جب آپ ای میل کے اوپر نیگیٹو میسیج کو, بیکاز جو ریسیور ہے وہ سم ٹائمس بڑا اگریسو اور وائلنٹ ہو سکتا ہے اور دے کین بی ویری ہارڈ فار دا ریسیور. سو اس لیے جو نان روٹین میسیجز ہوتے ہیں نارملی آرگنائزیشنز میں یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ نان روٹین میسیجز جو ہیں وہ جو ہے وہ اورل کمیونیکیشن کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کیا جائے اور ان میں ریٹن کمیونیکیشن اور اس طرح کا چینل جو ہے وہ کم یوز کیا جائے, اور جو اورل کمیونیکیشن ہے وہ زیادہ یوز کیا جائے جب میسیجز کی روٹین نیچر نہ ہو. انفارمیشن اوور لوڈ ہو سکتا ہے ای میل کے ساتھ. ایک بگیسٹ اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ بھی ہے, جیسے 58% ایک سروے میں یہ پتا چلا مینیجرز کے کہ 58% آف دا مینیجرز دے اسپینڈ اپروکسیمیٹلی 2 to 4 hours پر ڈے آن چیکنگ دیئر ای میلز. اور یہ بھی اسٹڈیز رپورٹ کرتی ہیں کہ بہت سارے مینیجرز نے بینکرپسی ای میل بینکرپسی فائل کر دی یا رپورٹ کر دی یا انہوں نے ڈکلیئر کر دیا اپنے آپ کو دیٹ دے آر ای میل بینکرپٹ, یعنی دے کین ناٹ اینی لانگر چیک دیئر ای میلز. آف کورس یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ اینڈ بیکاز آف کورس اس سے آپ کا کام سفر کر سکتا ہے, آپ کا وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ چیزیں اس طرح سے آپ کا کام اس طرح سے نہیں ہو سکتا, وہ سفر کر سکتا ہے. بٹ یس انفارمیشن اوور لوڈ ہے, ای میلز تھاؤزینڈ اینڈ ٹریلینز آپ کی وہ آئی واز ریڈنگ اٹ ان دا بک دیٹ اباؤٹ 3 trillion ای میلز جو ہیں وہ سینڈ اور ریسیو ہوتی ہیں ان 1 year, ایک سال میں 3 trillion. اور آف کورس اٹ از انکریزنگ ڈے بائی ڈے دس ٹرینڈ ای میل کے اوپر ریلائی کرنے والا, اور اب ای میل کے بغیر آفیشیل جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اور پھر لیک آف ایموشنل کانٹینٹ اس میں ہوتا ہے, سچ ایز ایموٹیکونز کولڈ اینڈ امپرسنل ان ریسپانس ٹو اگریسو میلز اسٹے کام. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ چیز ہے کہ ایک تو ایموٹیکونز وغیرہ اب انٹروڈیوس ہو گئی ہوئی ہیں کیونکہ ایموشنل کانٹینٹ ای میل میں جب آپ رائٹ کریں, جب آپ اورلی کر رہے ہیں بات تو اس میں تو آپ جسچرز بھی دے دیں گے, ان کے ساتھ بھی آپ اس کو اپنے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں جب ہم نے نان وربل جیسے پڑھی. لیکن ای میل میں اس طرح سے نہیں ہے, تو اس لیے اس کے لیے ایموٹیکونز نکالنے میں آپ جیسے یاہو وغیرہ کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ اسمائلی فیس بنا دیا, سیڈ فیس بنا دیا اور تھنگز لائک دیٹ, دیر نمبر آف ادر ایموٹیکونز جو آپ کا بیسیکلی جو بھی میسج ہے اس کو اٹ کین ہیلپ کہ اسٹرینتھن وہ جو نان وربل جسچرز وغیرہ ان کو یہ ریپلیس کر سکتا ہے. جو اگریسو ای میلز ہیں ان کو ہاؤ یو ہینڈل دیم, آپ ان کو تھوڑا سا ان کی ٹون انڈرسٹینڈ کرنے کی, ان کو ڈی کوڈ پراپرلی کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ نے ان کو رائٹ بیک آپ نے کیسے کرنا ہے, آپ نے بھی اگریسولی رائٹ بیک کرنا ہے, اور ہاؤ یو ہیو ٹو مے بی یو آر ناٹ انٹرپریٹنگ اٹ رائٹلی, سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان ہینڈلنگ دیٹ بیکاز وہ اتنا رچ چینل نہیں ہے جتنا ایک اورل کمیونیکیشن ہے. دین آف کورس دیر آر پرائیویسی کنسرنز ایز ویل. سم ٹائمس کچھ آرگنائزیشنز نے, کارپوریشنز نے اپنی پالیسی رکھی ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کا جو ہے وہ پراپر چیک ہوتا ہے آپ کی ای میل اکاؤنٹ کے اوپر. آپ پرسنل جو اکاؤنٹس ہیں اپنے آفس کمپنی ای میل سے پرسنل اکاؤنٹس کے اوپر ای میل سینڈ نہیں کر سکتے, ریسیو نہیں کر سکتے. دیور چیک کانٹینٹ کے اوپر چیک ہوتا ہے, سم ٹائمز آپ کی آفیشیل ای میل کے اوپر بھی ایون چیک ہوتا ہے. تو کہ کیا کانٹینٹس اور کس طرح کی, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیکریسی کتنی چاہیے آرگنائزیشن میں, جاب وہ کس طرح کی ہے اینڈ آل دوز تھنگس. بٹ آف کورس پرائیویسی کنسرنز دے آر دیئر وین یو آر رائٹنگ سم تھنگ اینڈ دیٹ از کمنگ ان بلیک اینڈ وائٹ. then is the instant جو میسیجنگ ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جیسے which is done via desktops and laptops, جو انسٹنٹ میسیجنگ ہے اور ٹیکسٹ میسیجنگ ہے. تو انسٹنٹ میسیجنگ کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آف کورس یہ ڈیسک ٹاپ, یہ جیسے یاہو میسنجر وغیرہ ہے جس میں ریئل ٹائم میں آپ جو ہے وہ ای میل ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے اسٹریٹ ٹو دا ریسیورز ڈیسک ٹاپ. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر پاپ اپ ہو گئی اسکرین جب آپ نے انسٹنٹ میسیجنگ کی تو آف کورس وہ ایک بہت ایفیشینٹ اور دیٹ از ایون فاسٹر وے آف کمیونیکیٹنگ اینڈ ایفیشینٹ وے آف. لیکن وہ انسٹنٹ میسیجنگ جو ہے وہ نارملی اس وقت پریفر کی جاتی ہے وین یو ہیو ٹو کوئی اسمال چھوٹی موٹی چیز ہے جو آپ نے ڈسکس کرنی ہے یا انفارم کرنی ہے یا کوئی اس طرح 1 or 2 لائنس کی کوئی کمیونیکیشن آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے اٹ از پریفریبل. بٹ ادروائز آف کورس جو لانگ اور لینتھی اگر کوئی آپ کا ٹاپک ہے یا بات ہے تو وہ تھرو ای میل ہی ہوگی. یہ انسٹنٹ میسیجنگ وغیرہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے آپ کی کمپنی کی جو آفیشیل ای میلز ہیں اس میں بھی انسٹنٹ میسیجنگ کی اب تو سروس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ جو اسمال کنورسیشن ہے وہ اس کے اوپر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ڈس ایڈوانٹیجز کا یہ اٹ کین بی ڈسٹریکٹنگ سم ٹائمس. آف کورس آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایک میسج پاپ اپ ہو رہا ہے تو دیٹ کین بی انٹروسیو اینڈ ڈسٹریکٹنگ سم ٹائمز ایز ویل. اور پھر کیونکہ پھر باؤنڈری بھی سم ٹائم بلر ہو سکتی ہے. آپ کا آفیشیل مطلب کوئی انفارمل ہیلو ہائی کے لیے بھی somebody can send you a message and can sometimes be distracting for you.
देन द टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं विच आर सेंट बाय सेल फोन्स, वो उनका एडवांटेज ईमेल वगैरह के ऊपर और इंस्टेंट मैसेजिंग के ऊपर ये है कि उनमें आप ज़्यादा क्विकली और ज़्यादा इजीली और ज़्यादा श्योरली आप एक्सेसिबल हो सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि उसमें इंटरनेट वगैरह भी रिक्वायर्ड नहीं है. एंड एनी वेयर यू आर, आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में गए हुए हैं, किसी मार्केटिंग कॉल पे गए हुए हैं, तो आपका मैनेजर पीछे से वांट्स टू से यू समथिंग, तो ही विल जस्ट सेंड यू अ टेक्स्ट. ठीक है, तो वो आपको उसके लिए आपको इंटरनेट होने की भी जरूरत नहीं है, तो आप ज्यादा रीचेबल होते हैं उसके ऊपर. बट ऑफ कोर्स दे कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग एज वेल, बिकॉज इट इज रिपोर्टेड दैट 86% ऑफ द एम्प्लॉइज इन द मीटिंग्स दे चेक देयर टेक्स्ट मैसेजेस. 86% इज अ वेरी हाई नंबर. तो वो क्या है, वो डिस्ट्रैक्शन होती है. समटाइम यू आर जस्ट चेकिंग वेदर यू हैव रिसीव्ड अ मैसेज और कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ, तो वो डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम द आपकी मीटिंग से, ऑफिशियल वर्क से. इनफॉर्मेलिटी होती है ऑफ कोर्स टेक्स्ट मैसेजिंग में. अक्सर अब आपने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस में लोग जो हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तो और लोग जो हैं वो अक्सर करना शुरू हो गए हैं, टेक्स्ट मैसेज कर दिया. लेकिन अब जो ऑफिशियल कन्वर्सेशन है, ये कम्युनिकेशन है, उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी का एलिमेंट दैट शुड बी देयर. तो इनफॉर्मेलिटी जो है वो लाइन नीड्स टू बी ड्रॉन. ठीक है, कि आपने टेक्स्ट मैसेज अपने बॉस को करना है, नहीं करना, कब करना है, क्यों करना है, क्या उसका कंटेंट होना चाहिए, उसमें इनफॉर्मेलिटी नहीं इतनी आनी चाहिए. देन दूसरी एक और फॉर्म जो है वो दैट इज बेसिकली जो सोशल नेटवर्किंग की साइट्स हैं, जैसे फेसबुक वगैरह है, माई स्पेस है, लिंक्डइन है, ये दीज आर ऑल द साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिन पे कंपनीज ने अपने पेजेस जैसे बनाए होते हैं, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन एंड पूरा डिस्प्ले इनके ऊपर दिया होता है. सो दैट इज एन अदर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एडेड. तो लोग अपने प्रोफाइल जैसे अपडेट कर देते हैं लिंक्डइन वगैरह के ऊपर, विच आर द प्रोफेशनल साइट्स. ठीक है, तो ये है, देयर ऑल्सो अगेन द कंप्यूटर एडेड कम्युनिकेशंस है. फिर इंट्रानेट जो है वो अगेन अनदर फॉर्म ऑफ जो है कम्युनिकेशन है विच इज यूज्ड वाइडली इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो विद इन द मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं तो आप उसके इंटरनेट के ऊपर हैं, तो यू आर ऑन द नेटवर्क. एक्स्ट्रानेट इज एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क विच इज कनेक्टिंग एम्प्लॉइज विद एक्सटर्नल सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ. जब आपको कनेक्शन का इस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हो तो वो एक्स्ट्रानेट है, वो अगेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. वेब ब्लॉग्स और साइट्स ने बनाए होते हैं, इंडिविजुअल्स ने, एम्प्लॉइज ने अपने वेब ब्लॉग्स बनाए होते हैं जिन पे वो कंपनी के बारे में, उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में पोस्ट कर रहे होते हैं. और समटाइम्स कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है कि वो उनको कंटेंट को मॉनिटर कर रही होती हैं, समटाइम्स वो नहीं मॉनिटर कर रही होती. बट येस, दे आर ऑल्सो एन अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो डिफरेंट मतलब आउट ऑफ द सिटी या जियोग्राफिक लोकेशन अगर आपकी सेम नहीं है, एक टीम है या कोई भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो इंस्टेड ऑफ आपने कोई मीटिंग करनी है, तो इंस्टेड ऑफ द पीपल फ्रॉम दोज ब्रांचेस इन डिफरेंट सिटीज टू कम टू द मेन ब्रांच और सम अदर ब्रांच, तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट और टाइम वगैरह को सेव करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है. तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेट और एक्सट्रानेट दैट परमिट्स फेस टू फेस वर्चुअल मीटिंग्स वाया वीडियो लिंक्स के थ्रू. आप जो है वो मीटिंग कर लेते हैं, आप सारे एक ही पैनल पे आ जाते हैं एंड यू कैन हैव अ टेलीफोनिक, जैसे जिसमें फेस भी नजर आ रहा हो, वीडियो मतलब कॉल हो जाती है ना, इट्स वीडियो कॉल है बेसिकली. ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस है विद द नंबर ऑफ पीपल. देन वी हैव दिस नॉलेज मैनेजमेंट. तो ऑफ कोर्स नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो डेटाबेस है, जो सॉफ्टवेयर है, जो भी आपके पास नॉलेज है वो सारा सेव्ड हो, उसकी डिसैमिनेशन इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो नॉलेज है उसकी प्रॉपर हो. और नॉलेज मैनेजमेंट का में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए. ठीक है, अगर नॉलेज शेयरिंग नहीं होगी तो फिर नॉलेज मैनेजमेंट नहीं होगी. स्पेशली जो स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज है या इस तरह का नॉलेज है जो इनकरेज करना चाहिए नॉलेज शेयरिंग के लिए, नॉलेज शेयरिंग बिहेवियर को इनकरेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में वो कल्चर इस तरह का सपोर्टिव क्रिएट हो जो नॉलेज शेयरिंग को इनकरेज करे. और जो नॉलेज शेयरिंग नहीं हो रही, जहाँ पर और या जो एम्प्लॉइज एक्सपर्टीज इनके पास है वो दे आर नॉट शेयरिंग द नॉलेज, तो हाउ विल दैट बी इंफॉर्मेशन और नॉलेज बी डिसैमिनेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. वो उससे कैसे बेनिफिट करेगी, वो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी अगर वो नॉलेज है वो शेयर नहीं हो रहा, वो डिसैमिनेट नहीं हो रही इन्फॉर्मेशन, वो फिर एसिमिलेट नहीं हो रही, दैट विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी और एन ऑर्गेनाइजेशनल रिपोजिटरी. तो वो उसके सारे डाउनफॉल्स होंगे. देयरफॉर why knowledge management is important? Because intellectual assets are important as the physical assets. जितने intellectual assets भी उतने ही important हैं. So when individuals leave, their knowledge and expertise that goes with them. Therefore it is important कि जो knowledge individuals के पास है वो share करें,
سو دیٹ وہ اسیمیلیٹ ہو سارے امپلائیز میں, آرگنائزیشن میں اسیمیلیٹ ہو, اس کے پارٹ بنے, اس کے ڈاکومنٹس کا, اس کی پالیسیز کا, پروسیجرز کا. دیٹ از ہاؤ اٹ ول بیکم دین اے پارٹ آف این آرگنائزیشنل میموری, سو دیٹ اگر وہ کچھ لوگ چلے بھی گئے ہیں لیکن وہ نالج آرگنائزیشن کے پاس ہو اور جو نئے آئیں وہ اس سے بینیفٹ کر سکیں یا آرگنائزیشن اس سے بینیفٹ کرتی رہے. سو آر نالج مینجمنٹ سسٹم بیسیکلی ریڈیوسز ریڈنڈنسی اینڈ میکس دا آرگنائزیشن مور ایفیشینٹ. اچھا, چوائس آف چینل, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ رچ چینل کی ہیں کہ وہ ہینڈل کرتا ہے ملٹیپل کیوز سائملٹینیسلی, فیسیلیٹیٹس ریپڈ فیڈ بیک اینڈ دے آر ویری پرسنل ان کانٹیکسٹ. یہ ہم نے ساری آلریڈی ڈسکس کی ہیں. اچھا, انفارمیشن چینل جو ہے وہ کمیونیکیشن چینل کی رچنس جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا جو ریٹن چینلز ہیں وہ اتنے رچ نہیں ہیں جتنے اورل چینلز ہیں, بیکاز ان میں وہ تینوں کریکٹرسٹکس جو رچنس ایک چینل کی کو انڈیکیٹ کرتی ہیں وہ ساری کی ساری انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ایک اورل کمیونیکیشن میں تو ہیں لیکن ریٹن کمیونیکیشن میں وہ نہیں ہیں. دیئرفور جیسے فارمل رپورٹس ہیں, بلیٹنز ہیں, میموز, لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کی لوئسٹ چینل رچنس ہے. اس کے بعد ای میل ہو گئی, پری ریکارڈڈ اسپیچز ہو گئی, وہ ان سے زیادہ ان کی ہائی چینل. اور سب سے زیادہ رچنس کس چیز کی ہے؟ فیس ٹو فیس کانورسیشنز کی اور ویڈیو کانفرنسز کی, کیونکہ ان میں سب سے زیادہ فیڈ بیک ان میں زیادہ ہے, ملٹیپل کیوز آپ کو سائملٹینیسلی مل رہے ہوتے ہیں اینڈ دے آر ویری پرسنل ان کانٹیکسٹ. اچھا, بیریئرز جو ہیں افیکٹو کمیونیکیشن کے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو فلٹرنگ اس کا بڑا امپورٹنٹ بیریئر ہے. افیکٹو کمیونیکیشن کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو یہ کہ آپ پوری بات نہیں بتاتے, ٹھیک ہے, آپ طریقے کے ساتھ مینیجر کو وہ بات بتائیں جو وہ سننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ ہم اتنی ڈیڈ لائن یا اتنا کام یہ اتنی دیر میں ہم اچیو کر لیں گے, یا کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی سچویشن ہے وہ اتنی فیوریبل نہیں ہے جتنی فیوریبلی آپ اس کو پریزنٹ کریں, اس لیے ہے کہ وہ یہ سننا چاہتا ہے. تو آپ نے فلٹر کر دی انفارمیشن, آپ نے اس کو کمپلیٹ انفارمیشن نہیں دی. ایز اے ریزلٹ آف کورس افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد سلیکٹو پرسیپشن, اکثر ہوتا ہے کہ پرسیپشن ہماری سلیکٹو ہوتی ہے, ہم وہ چیزیں پرسیو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, پارٹلی کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. جیسے ایک خاتون ایک انٹرویو کے لیے جاتی ہے تو جو انٹرویوئر ہے اس کو دیکھتے ہی یہ سمجھے گا, اسٹیریوٹائپنگ کرے گا, وہ یہ سمجھے گا کہ یار شی از اے لیڈی, یہ تو اتنا افیکٹولی پرفارم نہیں کر سکتی, اس کی پرائمری رسپانسبلٹی اس کی فیملی ہوگی اور آفس اس کی پرائیورٹی نہیں ہوگا, دیر فور یہ شاید اتنی افیکٹو اور پروڈکٹیو نہ ہو. تو یہ اسٹیریوٹائپنگ کیا ہوا؟ ایز اے ریزلٹ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہوگی, وہ آلریڈی بائسڈ ہے امپلائر, تو وہ اس کا جو انٹرویور ہے اور وہ اس کا انٹرویو میں بائسڈ ہی رہے گا, تو افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہو پائے گی. انفارمیشن اوور لوڈ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, جب اوور لوڈ ہوگا انفارمیشن کا, آپ کے پاس تھاؤزنڈز آف ای میلز پڑی ہوئی ہیں, آپ کے پاس ٹائم کم ہے, آپ پریشر میں ہیں, آپ اتنی افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے, کچھ کو شاید رپلائی نہیں دیں گے, کچھ کو رپلائی دیں گے تو پورا کمپلیٹ نہیں دیں گے, 100% ایکوریسی کے ساتھ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, شارٹ دیں گے. اس طرح کی دیر آر مینی تھنگز جو انفارمیشن اوور لوڈ کے ریزلٹ میں کمیونیکیشن افیکٹو نہیں رہتی. پھر ایموشنز سم ٹائمز آپ کی, اگر یو آر ان اے بیڈ موڈ, یو آر ان اے گڈ موڈ, تو آف کورس وہ آپ کی افیکٹو کمیونیکیشن کو انفلوئنس کرتا ہے. لینگویج انفلوئنس کرتی ہے آپ کی افیکٹو کمیونیکیشن کو, جیسے ورڈز دے ہیو ڈفرنٹ میننگز ٹو ڈفرنٹ پیپل, ٹھیک ہے. تو آپ کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ہر کوئی وہ اس ورڈ کو انڈرسٹینڈ آپ اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے. تو وہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی کمیونیکیشن کو, اس کی افیکٹونیس کو. دین کمیونیکیشن اپریہینشن, سم پیپل ہیو, جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریزنٹیشن دینے سے بہت ڈرتے ہیں, دے ہیو گریٹ فیئر آف پریزنٹیشن, دے آر ناٹ کمفرٹیبل گیونگ پریزنٹیشن, ٹھیک ہے. تو وہ ایز اے ریزلٹ وہ افیکٹو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو مینجمنٹ ہے اس کو, مینیجرز کو دیکھنا چاہیے کہ کسی کی کیا جو لمیٹیشنز ہیں. اگر کوئی پریزنٹ نہیں صحیح کر سکتا تو ہاؤ کین ہی بیکم اے گڈ ٹیچر, کیونکہ اس کا تو کام ہے پریزنٹیشن دینا, کمیونیکیٹ کرنا اس طریقے سے. تو ٹھیک ہے. پھر ڈفرینسز جو ہوتے ہیں وہ بٹوین مین اینڈ وومن ہوتے ہیں, وچ جینڈر ڈفرینسز بھی کاز کرتے ہیں, بیریئرز کاز کرتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن کو. جیسے آدمی جب بات کرتے ہیں, when the men talk they emphasize on power, they emphasize on status and independence. On the other hand when women talk they establish connection and intimacy. ان کا یہ مقصد ہوتا ہے بات کرنے کا, کنیکشن بنے, انٹیمیسی ہو. Men جو ہیں they say that women often complain and whenever they talk, ٹھیک ہے. اینڈ وومن سے دیٹ وومن دے کرٹیسائز مین فار ناٹ لسننگ, ان کی ہمیشہ یہ عورتوں کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ بندے سنتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو مین ہے دے آفر سولوشنز, اور وومن بیسکلی دے وانٹ sharing platform, they want a platform for sharing, they want a platform to get feelings of intimacy. تو یہ جینڈر ڈفرینسز ہیں, یہ بھی اگین پروموٹ کرتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن کو, اینڈ دے کریٹ دا کمیونیکیشن بیریئرز. پھر سائلنس ایز اے کمیونیکیشن, اگین ایبسنس آف اسپیچ اور نوائز ہو تو اس سے آپ کو جو ہے وہ پاورفل کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی.
ठीक है, फिर उसके बाद जो गैप्स आप कम्युनिकेशन में देते हैं, इस तरह की चीजें, स्मॉल हिंट्स हैं ये बेसिकली, कि आपको पॉजेस देना, हेजिटेशंस, पंक्चुएशन, ये सारी इंडिकेशन करती हैं आप किस तरह का कम्युनिकेट कर रहे हैं. पॉलिटिकली कनेक्ट जो करेक्ट कम्युनिकेशन है उसके ऊपर आप ये देखें कि जैसे कंट्रीज ने कुछ वर्ड्स जैसे उन्होंने बैन किए हुए कि जैसे BBC ने, CNN ने ये वर्ड कहा हुआ है कि जो फॉरेन यूज नहीं करना, इंस्टेड ऑफ इट इंटरनेशनल यूज करना है, तो दैट इज अ मोर पॉलिटिकली करेक्ट या कॉन्वर्सेशन है. या इसी तरह जो हैंडीकैप्ड है वो यूज करने के बजाय फिजिकली चैलेंज्ड यूज करें, दैट इज अ मोर पॉलिटिकली करेक्ट कन्वर्स. तो इस तरह की जब चीजें आ जाती हैं ना कम्युनिकेशन में, वो बेसिकली कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट कर देती हैं, क्योंकि इन वर्ड्स की इतनी ज्यादा आप कॉमनली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आम हर लोग बंदे इस तरह से नहीं इनको जानते. ठीक है, तो अब जब मैं सुनूं फिजिकली चैलेंज तो मे बी इट डजंट कम इन माई माइंड कि ये हैंडीकैप को रेफर कर रहा है, बिकॉज ये इतने कॉमनली यूज नहीं होते. तो ये भी आपकी जो समटाइम्स इस तरह की जो इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज हैं, या लिटिल पीपल को ड्वार्फ्स को लिटिल पीपल कहने, तो ये चीजें समटाइम्स आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हर्डल क्रिएट कर सकती हैं. दिस इज अ कार्टून फॉर यू पीपल ऑन अ लाइटर साइड, ये आप लोग देख लीजिएगा. तो देखें, क्रॉस कल्चरल बैरियर्स जो हैं वो भी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे टोन डिफरेंसेस होते हैं, जो पीपल दे स्पीक डिफरेंट, जैसे कुछ कंट्रीज हैं, कुछ कल्चर्स हैं, उनमें आपकी होम में टोन डिफरेंट होगी, कम्युनिकेशन की ऑफिस में डिफरेंट होगी, फॉर्मल इनफॉर्मल आप डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द टोन्स. इसी तरह ही कुछ जो हैं वो वर्ड कोनोटेशंस डिफरेंट होते हैं. जैसे हाई मीन्स यस आई एम लिसनिंग, देन यस आई एग्री एज इन यूएस. जैसे यूएस में अगर हाई बोला जाए तो उसका मतलब है कि yes I agree, yes I agree, उसका ये मीनिंग है. हाई का मीनिंग वैसे yes है, ठीक है, लेकिन जापान में जैसे हाई अगर कहें तो इसका मतलब है कि yes I am listening, ये मतलब नहीं है कि yes I agree. तो देखें कैसे वर्ड कोनोटेशंस जो हैं वो डिफरेंट हो गई दो डिफरेंट कल्चर्स में, ठीक है, और उसके कितने डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं अगर हम उनको अंडरस्टैंड ना करें कल्चरल डिफरेंसेस को. इसी तरह सिमेंटिक्स हैं, सो वर्ड्स एज एफिशिएंसी नॉट ट्रांसलेटेबल इनटू रशियन. ठीक है, तो ये इट इज अ सिमेंटिक, ठीक है, एफिशिएंसी जो है अब उसको आप, इट इज एन इंग्लिश वर्ड एंड कैन नॉट, रशियन लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते. तो इस तरह के इसी तरह ये देखें, अब ओके का जो साइन है उसका यूएस में उसका मीनिंग है कि ऑल राइट और गोइंग गुड गोइंग, ठीक है, और वहां जो फ्लिपिंग द बर्ड का ये साइन है ऑस्ट्रेलिया में या इस्लामिक कंट्रीज में, इट इज द साइन ऑफ फ्लिपिंग अ बर्ड. ठीक है, यूं लाइक यहाँ यूं भी जैसे किया जाता है, ठीक है, कि लाइक दिस. तो इस तरह से डिफरेंसेस आ गए. इसी तरह ये द हुक एंड हॉर्न साइन जो है ये इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं इन द डिफरेंट कल्चर्स. ठीक है, तो ये अब इसी तरह ये वी जो विक्ट्री हम बनाते हैं इसकी भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं कि डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस इसकी हैं. ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, कुछ हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स होते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन को जो नॉन वर्बल हैं या जेस्चर्स एक्सेट्रा उनको बहुत वेटेज दी जाती है, वो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स कहलाते हैं. जैसे एशियन कल्चर्स या ईस्टर्न कल्चर्स आर नॉर्मली कॉल्ड द हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स, और जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स हैं जैसे फ्रांस वगैरह, वहाँ पे स्टेटस को और जो बॉस के जो फॉर्मल चीजें हैं और जो लेड डाउन ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें हैं उनको ज्यादा वेटेज दी जाती है, नॉन वर्बल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. दे आर द लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स और उनके बड़े मीनिंग है. और ये देखें, ये आपको जो एरो है ये शो कर रहा है एट द डाउन साइड आर द लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स एंड ऑन द अप साइड आर द हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स. ठीक है, तो इसलिए आपको यू नीड टू अस्यूम द डिफरेंसेस, यू नीड टू डेवलप हाइपोथेसिस. अस्यूम करें कि जब आप दो डिफरेंट कल्चर्स के साथ में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आप दे आर डिफरेंट, डोंट अस्यूम सिमिलैरिटी. ठीक है, फिर उनको इवेलुएट जो है वो करें इंस्टेड ऑफ अपनी जजमेंट्स देने की बजाय. ट्राई टू इवेलुएट उनको, इनकी सिचुएशन को, बैकग्राउंड को, सब चीजों को, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बिल्ड करें. और देन जब आप आगे चलें तो यही समझें कि वो एक हाइपोथेसिस है विच यू आर गोइंग टू टेस्ट, दैट इज नॉट, वो फाइनल कोई जजमेंट नहीं है. ठीक है, उसके बाद ये आपके लिए दिस इज अ चैप्टर चेकअप फॉर यू पीपल. सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. I hope it was clear to you and I hope you enjoyed it. Meet you next time. Thank you. Allah Hafiz.